नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है आपकी अपनी वंदे भारत कोचिंग क्लासेस में। मध्य प्रदेश राज्य का मध्यकालीन इतिहास काफ़ी लंबे समय से हम पढ़ रहे थे और आज हम मध्य प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास के अंतिम दौर में आ गए हैं। मैंने आपके सामने मध्य प्रदेश राज्य का मध्यकालीन इतिहास कई प्रकार से प्रस्तुत किया। पहले मैंने आपके लिए ये बताया कि जो राष्ट्रीय स्तर पर घटना घटित हुई मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत उन घटनाओं का मध्य प्रदेश पर कोई प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा। मुसलमान आक्रमणकारियों के आक्रमण के दौरान मध्य प्रदेश कैसा रहा, मुगल काल के दौरान मध्य प्रदेश कैसा रहा, सल्तनत काल के दौरान मध्य प्रदेश कैसा रहा, ये मैंने आपको बताया। देन इसके बाद स्पेशली जो मध्यकाल था, अब ये तो राष्ट्रीय स्तर की घटना हुई पर प्रादेशिक स्तर पर मध्य प्रदेश का मध्यकाल कुछ रहा या ना रहा, तो उसके अंतर्गत मैंने मध्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश में स्थापित जो राजवंश थे वो मैंने आपको पढ़ाए थे। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने मध्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश में स्थापित प्रमुख राजवंशों के अंतर्गत बघेल राजवंश को पढ़ाया था और आज हम मध्य प्रदेश राज्य के मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत जो हमारा अंतिम अध्याय है उसको पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आपका मध्य प्रदेश राज्य का मध्यकालीन इतिहास जो है ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम और देखते हैं। देखिए, आपने मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत प्रमुख रूप से 3-4 टॉपिक पढ़ते हो। एक तो मुसलमान आक्रमणकारियों के आक्रमण पढ़ते हो, मुगल काल पढ़ते हो, सल्तनत काल पढ़ते हो, सिख गुरुओं के बारे में भी पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा सिख गुरुओं से नहीं मिलता है। इसके बाद आप मराठा काल के बारे में भी पढ़ते हो, ठीक है। तो इसी मराठा काल के दौरान हमारा मध्य प्रदेश राज्य कैसा रहा, आज हम यहाँ इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें मराठा काल के बारे में, तो मराठा काल जो है ये ना केवल मध्य प्रदेश का बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष का मध्यकाल के साथ साथ आधुनिक काल का भी एक टॉपिक है। जी हाँ, मराठा काल की स्थापना मध्यकाल के दौरान हुई और ये मध्यकाल से आधुनिक काल तक एक लंबे समय तक चलता रहा था। यहाँ पर जो जानकारियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत की गई हैं, ये हमने मध्य प्रदेश राज्य के मध्यकालीन इतिहास के दौरान मराठा काल से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट बातें आती हैं सिर्फ वही की वही आपके सामने प्रस्तुत की गई हैं। इसके अलावा और भी कई जानकारियाँ आपको मराठा काल के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य के मध्यकालीन इतिहास से देखने को मिलती हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट आपके मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत आती हैं वही जो है मैंने आपके सामने प्रस्तुत की हैं। शेष जानकारियां हम आधुनिक काल में पढ़ लेंगे, ठीक है। जब आधुनिक काल आएगा तो उस समय और जो बातें हैं वो हम उस टाइम देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, आप मराठा काल देखते हो तो मराठा काल के अंतर्गत आपको पता है कि मराठा शक्ति के सर्वप्रमुख नायक जो रहे थे वो रहे थे छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है। जो आपका मराठा काल है, ठीक है, पहले समझिए, मराठा काल जो है ये आपका दो लोगों के दम पर चला है, विशेष तौर पर दो लोगों के दम पर चला है। एक तो राजाओं के दम पर चला है और राजाओं के साथ साथ ये पेशवाओं के दम पर चला है, ठीक है। राजा तो आप सब जानते हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित जो अष्टप्रधान परिषद थी, जब आप इंडियन लेवल पर मराठा काल पढ़ोगे तब उसके बारे में जानोगे, तो उसके अंतर्गत एक पद हुआ करता था जिसका नाम हुआ करता था पेशवा, ठीक है। पेशवा का अर्थ होता था प्रधानमंत्री और छत्रपति शिवाजी के प्रशासन में उनके बाद सबसे ज़्यादा भूमिका जिसकी हुआ करती थी वो हुआ करती थी पेशवा की। तो यहाँ पर जो जानकारियाँ आपके लिए प्रस्तुत की गई हैं, कुछ जानकारियाँ ऐसी हैं जो कि राजाओं से रिलेटेड है, मतलब किस राजा ने मध्य प्रदेश में, मराठा काल के किस राजा ने मध्य प्रदेश में किस क्रिया को अंजाम दिया, ठीक है। ये सारी जानकारियां राजाओं की हैं। प्लस पेशवाओं से रिलेटेड जो जानकारियां हैं वो रही आपके लिए, ये रही। इसके अलावा कुछ शेष जानकारियां और हैं जो कि आपके सबसे नीचे लिखी हुई हैं। आइए अब हम एक एक करके इन सारी जानकारियों को समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। तो देखिए, आपने मध्य प्रदेश का नहीं, लेकिन जब इंडियन लेवल पर आप मराठा काल पढ़ते हो तो आप सभी को पता होगा कि मराठा काल के सर्वप्रमुख नायक जो रहे हैं, मराठा काल की सबसे बड़ी शक्ति जो रहे हैं वो रहे छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनके द्वारा ही सर्वप्रथम मराठा शक्ति की स्थापना की गई थी। तो अगर हम बात करें कि
कि छत्रपति शिवाजी महाराज से रिलेटेड कोई ऐसी बात आती है क्या जो कि मध्य प्रदेश राज्य के मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत इंपॉर्टेंट होती है और मराठा काल से संबंधित होती है? तो देखिए एक बात ऐसी है जो कि हमारे सामने निकल कर आती है। कौन सी बात निकल कर सामने आती है? बात ये निकल कर सामने आती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे ये एक बार मध्य प्रदेश में आए। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे एक बार ये मध्य प्रदेश में आए और इनके आगमन के परिणाम स्वरूप इनकी भेंट होती है बुंदेला राजवंश के महान शासक छत्रसाल बुंदेला के साथ। ठीक है, ये पहले मैंने आपको एक लेक्चर में और पढ़ाया है। मैंने आपको बुंदेला राजवंश के शासक छत्रसाल बुंदेला के ऊपर एक अलग से लेक्चर जो बनाया था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, ये बात चल रही है कब? 1671 की। ठीक है, जब क्या होता है इन दोनों की भेंट होती है। तो क्या हुआ, एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज मध्य प्रदेश में आए और इस आगमन के दौरान इनकी भेंट हुई किससे? बुंदेला राजवंश के शासक छत्रसाल बुंदेला से। इस भेंट के दौरान जो बुंदेला राजवंश के शासक छत्रसाल बुंदेला थे ये छत्रपति शिवाजी महाराज की योग्यता से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि इन्होंने, आपने पढ़ रखा है, 22 साल की उम्र में क्या कर दिया? मुगलों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ठीक है, और फिर इन्होंने मुगल शासक औरंगजेब को बुंदेलखंड के युद्ध में भी हराया था। तो पहली बात तो ये आती है, जो बुंदेला राजवंश के महान शासक छत्रसाल बुंदेला हैं, इनकी गिनती जो है, देखिए इनकी जो तुलना है ये शिवाजी के साथ की जाती है। इनको क्या कहा जाता है? बुंदेलखंड का शिवाजी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, पहली बात छत्रपति शिवाजी महाराज से रिलेटेड ये आती है कि पूछा जा सकता है कि बुंदेला राजवंश का वो कौन सा शासक था जिनको बुंदेलखंड का शिवाजी कहा जाता है। तो बुंदेलखंड का शिवाजी किसको कहा जाता है? बुंदेलखंड का शिवाजी कहा जाता है छत्रसाल बुंदेला को। फिर मराठा काल से रिलेटेड पूछा जा सकता है कि मराठा शक्ति के किस शासक की योग्यता से प्रभावित होकर बुंदेला शासक छत्रसाल ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो आप क्या बताओगे? छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं आगे इनसे। तो देखिए जब क्या हो रहा था, मध्य प्रदेश राज्य में मध्यकाल का अंत हो रहा था। मध्यकाल के अंत में और आधुनिक काल के प्रारंभ में, ठीक है, मध्यकाल के अंत में और आधुनिक काल के प्रारंभ में मध्य प्रदेश राज्य के एक विशिष्ट भूभाग पर दो भाइयों का शासन था जिनका नाम था सैयद बंधु। ठीक है, क्या नाम था इनका? सैयद बंधु था। तो सैयद बंधु जो थे इन्होंने मुगल सम्राट फारूक सियार के विरुद्ध, ठीक है, किसके? मुगल सम्राट फारूक सियार के विरुद्ध छत्रपति शिवाजी के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज से सहायता मांगी और इस सहायता के बदले खानदेश व गोंडवाना का क्षेत्र जो है ये मराठाओं को सौंप दिया था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सैयद बंधुओं ने मराठाओं से किसके विरुद्ध सहायता मांगी थी? तो सैयद बंधुओं ने मराठाओं से मुगल सम्राट फारूक सियार के विरुद्ध सहायता मांगी थी। ठीक है, और पूछा जा सकता है कि मुगल सम्राट फारूक सियार के विरुद्ध सैयद बंधु द्वारा मराठाओं से जो सहायता मांगी गई उस सहायता के बदले उन्होंने मध्य प्रदेश राज्य के कौन कौन से क्षेत्र मराठाओं को दे दिए थे? तो खानदेश और गोंडवाना जो है ये मराठाओं को दे दिए थे। आगे अब हम बात करते हैं, ये तो बात हुई राजाओं से रिलेटेड, ठीक है, जो मराठा साम्राज्य के सम्राट रहे हैं उनसे रिलेटेड, बस यही सम्राट से रिलेटेड यही जानकारी आपके लिए काफ़ी है। अब हम बात करते हैं पेशवाओं के अंतर्गत। तो देखिए मराठा साम्राज्य के अंतर्गत प्रमुख रूप से 9 पेशवा रहे हैं। इनमें से जब आप मराठा काल के दौरान मध्य प्रदेश राज्य की स्थिति देखते हैं तो सबसे ज्यादा जिस पेशवा का नाम आता है वो आता है बाजीराव बालाजी पेशवे और बाजीराव प्रथम, ठीक है, जिसके बारे में हम बुंदेला राजवंश के तीसरे वाले भाग में भी बात कर चुके थे। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था बाजीराव के बारे में, मूवी का नाम भी बताया था बाजीराव मस्तानी में। जो बाजीराव है उन्हीं की यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। क्या है? मराठा काल के दौरान जब हम मध्य प्रदेश राज्य की स्थिति देखते हैं तो प्रमुख रूप से जिनका नाम आता है हमारे सामने पेशवाओं के अंतर्गत वो आता है मराठा साम्राज्य के प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ के बेटे बाजीराव प्रथम का। ठीक है, किसका नाम आता है? बाजीराव प्रथम का। बाजीराव प्रथम
जिन्होंने अपने शासनकाल में मध्य प्रदेश पर 3 बार आक्रमण किया था। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव प्रथम ने या बाजीराव बालाजी पेशवे ने मध्य प्रदेश पर अपने शासनकाल में कितनी बार आक्रमण किया, तो 3 बार आक्रमण किया। अब अपन बात करते हैं कि पहली बार कब और कहां पर आक्रमण किया। तो पहली बार आक्रमण किया था 1722 ईस्वी में मालवा पर। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाए कि बाजीराव द्वारा मध्य प्रदेश पर पहली बार कब आक्रमण किया गया था, तो 1722 ईस्वी में किया गया था। और कहां पर किया गया था, तो मालवा पर किया गया था। ठीक है, फिर हम बात करते हैं दूसरे आक्रमण के बारे में। दूसरा आक्रमण किया गया 1724 ईस्वी में। ठीक है, कब, 1724 ईस्वी में दूसरा आक्रमण किया। और इस आक्रमण की वजह थी चौथ। चौथ जो था ये एक प्रकार का कर हुआ करता था, जिसका अर्थ कुछ इस प्रकार था कि जो भी मराठा साम्राज्य के अधीनस्थ क्षेत्र हुआ करता था, उस क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष में जितना भी अनाज हुआ करता था, उस अनाज का 1% 4 भाग जो है उस क्षेत्र का राजा या मुखिया जो होगा वो मराठा साम्राज्य के लोगों को देगा। तो इसी के लिए क्या हुआ था, 1724 में मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव ने मध्य प्रदेश पर दूसरी बार आक्रमण किया था। अब अपन बात करते हैं तीसरे आक्रमण के बारे में। तीसरा आक्रमण हुआ 1728 ईस्वी में। ठीक है, बाजीराव प्रथम ने मध्य प्रदेश पर तीसरी बार 1728 ईस्वी में आक्रमण किया। इस आक्रमण के परिणाम स्वरूप भोपाल के निजाम और बाजीराव के मध्य एक युद्ध होता है। इस युद्ध में क्या है, भोपाल का निजाम हार जाता है। ठीक है, अब जब हार जाता है तो हार के बाद क्या करता है, 10 वर्ष पश्चात 1738 ईस्वी में बाजीराव और भोपाल के निजाम के मध्य क्या होती है, एक संधि होती है। ठीक है, तो अगर देखिए ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, कभी कभी जो आप एमपीपीएससी की मेंस परीक्षा देने के लिए जाओगे तो वहां पर आपसे सबसे छोटा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है 3 नंबर का। 3 नंबर के क्वेश्चन में आपसे ये चीज पूछी जा सकती है कि दुरई की संधि क्या थी, इसके बारे में बताइए। तो आप लोग बता सकते हो कि जो दुरई की संधि है ये 1738 ईस्वी में मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव प्रथम और भोपाल के निजाम के मध्य हुई थी। इस संधि के अंतर्गत मालवा का संपूर्ण भाग, चंबल और नर्मदा के बीच का भाग बाजीराव को प्रदान कर दिया गया था। ठीक है, तो 2-3 बातें इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। पहली बात, दुरई की संधि किसके और किसके मध्य हुई थी, तो भोपाल के निजाम और बाजीराव प्रथम के मध्य हुई थी। कब हुई थी, 1738 ईस्वी में हुई थी। और इस संधि के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र बाजीराव को दे दिया गया था, तो संपूर्ण मालवा, चंबल और नर्मदा के बीच का भाग, नर्मदा के बीच का भाग जो है ये बाजीराव को दे दिया गया था। ठीक है, फिर देखिए ये जो संधि थी, इस संधि को दिल्ली के शासक मोहम्मद शाह ने मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में जयसिंह के सहयोग से जो संपूर्ण मालवा का क्षेत्र ये बाजीराव को दे दिया गया था। ये आप लोग याद मत रखिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए ये तो बात होती है बाजीराव के आक्रमण के बारे में। 1728 ईस्वी में क्या होता है, बाजीराव मध्य प्रदेश पर तीसरी बार आक्रमण करता है। वहीं इसके अलावा 1728 ईस्वी में यहां पर एक घटना और जन्म लेती है। क्या, देखिए क्या होता है, 1728 ईस्वी में बुंदेला राजवंश का शासक छत्रसाल बुंदेला जो था, इसने अफगान शासक मोहम्मद शाह बंगाल के विरुद्ध बाजीराव से क्या करा, सहायता मांगी। तो पूछा जा सकता है कि 1728 ईस्वी में बुंदेला राजवंश के शासक छत्रसाल बुंदेला ने मराठा साम्राज्य के किस पेशवा से अफगान शासक मोहम्मद शाह बंगाल के विरुद्ध सहायता मांगी थी। ठीक है, तो बाजीराव प्रथम से मांगी थी। और इस सहायता के बदले बुंदेलखंड का आधा भाग, जिसके अंतर्गत कालपी, झांसी, हृदय नगर, हृदय शाह बुंदेला के द्वारा बसाया गया नगर हृदय नगर जो कि दमोह जिले में स्थित है, बुंदेला राजवंश के अंतर्गत आपने पढ़ा था, ये सारे के सारे क्षेत्र क्या कर दिए, बाजीराव को दे दिए। ठीक है, तो याद रखिएगा 1728 ईस्वी में जब बुंदेला राजवंश के शासक छत्रसाल बुंदेला ने अफगान शासक मोहम्मद शाह बंगाल के विरुद्ध बाजीराव से सहायता मांगी, तो इस सहायता के बदले इसने बुंदेलखंड का आधा भाग, जिसके अंतर्गत कालपी, झांसी, हृदय नगर इत्यादि स्थल आया करते थे, ये सब क्या कर दिया, बाजीराव को दे दिया। अब क्या होता है, 1731 में छत्रसाल के ऊपर एक और अफगान शासक मोहम्मद खान बंगस आक्रमण करता है। ठीक है, क्या करता है, एक और अफगान शासक मोहम्मद खान बंगस आक्रमण करता है।
इस आक्रमण के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो मोहम्मद खान बंगस की सेना है ये छत्रसाल की सेना के ऊपर भारी पड़ जाती है और फिर छत्रसाल का मोहम्मद खान बंगस की सेना से भिड़ पाना असंभव हो पाता है। ऐसे में क्या करता है, बाजीराव आता है बीच में और बाजीराव आकर क्या करता है, मोहम्मद खान बंगस की सेना को पराजित करता है। ठीक है, मीन्स मोहम्मद खान बंगस की सेना से छत्रसाल का ये क्या करता है, बचाव करता है। और बचाव कर एक तो क्या करा, अब देखिए यहां पर क्या किया, बाजीराव ने अपनी एक दरिया दिली दिखा दी। ठीक है, क्या दरिया दिली दिखा दी, पहली बात तो ये कि इसने शुरुआत में जब इसने सहायता मांगी तो इस सहायता के बदले क्या लिया, बाजीराव ने एक क्षेत्र ले लिया था। ठीक है, बुंदेलखंड का आधा भाग बाजीराव को दे दिया था। लेकिन दूसरी बार क्या करा, इसने इसकी फ्री में सहायता कर दी, फोकट में इसने इसकी सहायता करी, फोकट में इसने इसके शत्रु से इसकी रक्षा कर ली। साथ ही साथ जो पहली बार सहायता के बदले इसने क्षेत्र दिया था, बुंदेलखंड का आधा भाग दिया था, ये ऊपर ही लिख रहा है, ये सारा का सारा क्षेत्र बाजीराव ने इसको द्वारकी से दे दिया कि ना ये लो। ठीक है, इससे क्या हो गया, जो बुंदेला राजवंश का शासक छत्रसाल बुंदेला था वो काफी ज्यादा खुश हो गया। अब खुश क्यों नहीं होगा, एक तो उसको उसके दुश्मन से बचा लिया, साथ ही साथ इससे पहले सहायता के बदले जो क्षेत्र दिए थे उसको, वो बाजीराव ने उसको पुनः प्रदान कर दिए। बाजीराव काफी ज्यादा खुश हो जाता है और खुश होकर क्या करता है, इसको काफी सारे उपहार देता है और इसकी अपनी जो पुत्री थी मस्तानी इसका भी विवाह क्या कर देता है, ये इसके साथ कर देता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो 1731 में छत्रसाल का बचाव मोहम्मद खान बंगस की सेना से मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव ने किया था और इससे पहले सहायता के बदले जो क्षेत्र बाजीराव ने छत्रसाल से लिए थे वो भी क्या कर दिए, वापस कर दिए, जिसके परिणाम स्वरूप खुश होकर बाजीराव को छत्रसाल ने काफी सारे उपहार दिए और अपनी पुत्री मस्तानी का विवाह भी क्या कर दिया, बाजीराव से कर दिया। तो ये तो हमने बात करी मराठा साम्राज्य के प्रमुख पेशवा बाजीराव प्रथम के बारे में। एक और बात और यहाँ पर देखने को मिलती है, क्या देखने को मिलती है, देखिए ये जो बाजीराव है ना, बाजीराव की मृत्यु मध्य प्रदेश में ही हुई थी। जी हाँ, बाजीराव की मृत्यु मध्य प्रदेश में ही हुई थी। कहाँ पर हुई थी, मध्य प्रदेश राज्य के खरगोन जिले में एक स्थान है बड़वा। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य के खरगोन जिले में एक स्थान है जिसका नाम है बड़वा और इस बड़वा नामक स्थल पर एक जगह है जिसका नाम है रावेरखेड़ी। क्या नाम है इसका, रावेरखेड़ी। तो मध्य प्रदेश राज्य के खरगोन जिले के बड़वा नामक स्थान के रावेरखेड़ी नामक स्थल पर बाजीराव की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। ठीक है, और ये जो स्थल है आपका, ये नर्मदा नदी के किनारे है। ठीक है, कुछ भी अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो आप हर चीज का जवाब दे दीजिए। ठीक है, अगर पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत निम्नलिखित में से वो कौन सा भूभाग है जहां पर बाजीराव की समाधि स्थित है, कहाँ है ये, खरगोन। खरगोन कहाँ पर आता है, मालवा में आता है या फिर निमाड़ भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा पूछा जाए कि जिला कौन सा है तो खरगोन है। खरगोन में कौन सी जगह, बड़वा। बड़वा में कहाँ पे, जो रावेरखेड़ी नामक स्थल है यहाँ पर। ठीक है, तो बाजीराव की समाधि मध्य प्रदेश राज्य के खरगोन जिले के बड़वा नामक स्थान के रावेरखेड़ी नामक स्थल पर स्थित है, जो कि नर्मदा नदी के किनारे है और यहीं पर बाजीराव की मृत्यु हुई थी। आ गया होगा आपको अच्छे समझ में। अब अपन बात करते हैं आगे। तो एक पेशवा और थे जिनका नाम था नारायण राव, जो मराठा साम्राज्य के पेशवा नारायण राव थे। इनका 1772 ईस्वी से लेकर 1773 ईस्वी के मध्य मालवा के सूबेदार गिरधर बहादुर के साथ क्या होता है, युद्ध होता है और इस युद्ध में क्या हो जाती है, मराठाओं की विजय हो जाती है। एक बार वो देख लीजिए, 1772 ईस्वी से लेकर 1773 ईस्वी के मध्य मराठा पेशवा नारायण राव का मालवा के सूबेदार गिरधर बहादुर के साथ युद्ध होता है जिसमें मराठाओं की विजय होती है। और इस प्रकार आपका मध्य प्रदेश राज्य का मध्यकालीन इतिहास मराठा काल के साथ पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। अब मराठा काल से रिलेटेड और जानकारियां आधुनिक इतिहास के अंतर्गत देख लेंगे। फिलहाल इतना आपके लिए काफ़ी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा जो
21 भागों में मध्य प्रदेश राज्य का मध्यकालीन इतिहास आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया था, वो आपको अच्छा लगा होगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी तो इसको आप कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, बुरी लगी हो तो डिसलाइक करें, और बुरा क्या लगा है ये जरूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो अच्छे जो लगा है उसका भी बता दें भाई, ठीक है। और इसी प्रकार की और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज ये है आपका मध्य प्रदेश राज्य का मध्यकालीन इतिहास पूरी तरीके से समाप्त होता है। आप लोग रिवाइज करते रहिए। जो शुरुआती लेक्चर है मुसलमान आक्रमणकारियों के आक्रमण के दौरान मध्य प्रदेश राज्य की स्थिति से लेकर अभी तक मैंने मध्य प्रदेश राज्य के मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत जितने भी लेक्चर आप सबको पढ़ा दिए, आप उनका अच्छे से रिवाइज करिए, ठीक है। ये इसका अंतिम भाग था, और कुछ समय बाद हम आप सबके सामने मध्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश में स्थापित प्रमुख राजवंशों को लेकर जो मध्य प्रदेश राज्य का मध्यकालीन इतिहास है ना, इस मध्यकालीन इतिहास पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर बहुत जल्दी हम आप सबके सामने प्रस्तुत होंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, सभी लेक्चर को रिवाइज करते रहिए। बहुत जल्दी आपका एक टेस्ट लिया जाएगा, और उसके बाद हम मध्य प्रदेश राज्य के आधुनिक इतिहास में प्रवेश कर जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।